14 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टिश्यू का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में सारी टिश्यूज की टाइप पढ़ी थी, बॉन्ड टिश्यूज, मसल टिश्यूज, कार्डियक टिश्यूज, इन सबको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोगों ने बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि बिल्कुल इन सबसे डिफरेंट है, विच इज ब्लड। ठीक है, हम लोगों ने ब्लड लेवल को पढ़ना है, खून को डिटेल में पढ़ना है कि खून किस चीज का बना हुआ है, ये हमारे जिस्म के अंदर क्यों है, इससे हम लोगों को क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, खून किस चीज का बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी टाइप्स, हम लोग डिटेल में सब कुछ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो खून, आप लोगों को पता है कि खून जो सा है वो फ्लूइड ऑफ लाइफ है, जिंदगी का एक फ्लूइड है, मतलब उसका होना हमारे जिस्म के अंदर। वैसे तो हर जानदार के अंदर नहीं पाया जाता है, जैसे वायरस वगैरह या दूसरे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह, इनके अंदर ब्लड नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए लाइफ के फ्लूइड की, कि जिंदगी का फ्लूइड कौन सा है, सबसे मेन फ्लूइड कौन सा, तो वो ब्लड होता है। ब्लड सबसे ज्यादा जिंदगी के अंदर पाया जाता है, जानदारों के अंदर सबसे ज्यादा चीजों से वो ब्लड पाई जाती है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 47 पे आ जाओ, रीड कर लेते हैं। आपका टॉपिक स्टार्ट होता है ब्लड, फर्स्ट लाइन से, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोगों ने टिश्यूज तो सारे पढ़े हैं जो कि सेल्स के बने हुए होते हैं, सेल्स सारे मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे जिस्म के अंदर सबसे अबंडेंट टिश्यू होता था। मैंने बताया कि हमने डिफरेंट टाइप्स टिश्यूज की पढ़ी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा हमारे जिस्म के अंदर सबसे पाया जाता है। वो ये सबसे बड़ी मिसाल यही है कि हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड पाया जाता है, इसी वजह से कनेक्टिव टिश्यू हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। कि कनेक्टिव टिश्यू की अगर किसी फ्लूइड फॉर्म का जिक्र किया जाए तो वो फ्लूइड फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू की कौन सी है, वो ब्लड है, खून है। कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाए, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ब्लड कहते हैं। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। इसको हम लोग जिंदगी का फ्लूइड भी कह सकते हैं कि हर जिंदगी अगर है तो हमारे अंदर ब्लड है तो जिंदगी है। ठीक है, because it carries oxygen from lungs to all parts of the body and carbon dioxide from all parts of the body to lungs। अब मैंने इसके थोड़े से काम पहले से ही डिस्कस कर देती हूँ कि जो ब्लड है क्या काम करता है। ब्लड हमारे जिस्म के अंदर क्यों है, फ्लूइड ऑफ लाइफ इसे क्यों कहा जाता है। हम लोग जिंदा हैं, किस वजह से जिंदा है, हम लोग ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है। हमारे अंदर ऑक्सीजन पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, तो तभी हम लोग जिंदा होंगे, हम लोग तभी सांस ले पाएंगे। तो वो जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर पूरे जिस्म के अंदर फैलाता है, वो कौन फैलाता है, वो ब्लड के थ्रू हमारे जिस्म के अंदर पूरी ऑक्सीजन फैलाई जाती है। इसके अलावा ना सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं, जितनी भी दूसरी चीजें हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है। जितना भी वेस्ट है, अनवांटेड वेस्ट है, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं भी है, उसको हमने किडनी के थ्रू बाहर जिस्म से बाहर निकालना है, वो भी ब्लड के थ्रू ही किडनी में आता है। वेस्ट मटेरियल किडनी से जिस्म से बाहर चला जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों को नहीं ट्रांसपोर्ट करता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम से जितनी भी खुराक ऑब्जर्व वगैरह हुई है, उन सबको ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बल्कि वेस्ट मटेरियल को, फुजला वगैरह को भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। तो ब्लड का सबसे बड़ा काम तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन करवाता है चीजों की। तो पहला काम आप लोगों को ये हर हाल में याद हो कि ब्लड का सबसे बड़ा काम ये है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। सेकेंड काम ये है कि ये सिमुलेशन करवाता है, मतलब ऑब्जर्प्शन करवाता है चीजों की। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी डिटेल में पढ़ी थी, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जितनी भी हम लोग खुराक खाते हैं, तो उसकी जितनी भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। जब उन ऑब्जर्व लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह को पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। उन सारे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ऑब्जर्व कौन करता है, सारे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्लड ही ऑब्जर्व करता है और फिर उसको पूरे जिस्म के अंदर उससे फायदे पूरे जिस्म को हासिल करवाता है। ठीक है, तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। इट इज आल्सो नॉन एज द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल टिश्यूज। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहा जाता है। इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाइजेस्ट, जो हम लोग खुराक खा रहे हैं, हम लोग इसी वजह से ग्रोथ कर रहे हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर एक प्रोटीन मिल रही है, सोर्स ऑफ ग्रोथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जितनी भी चीजें, इन्हीं से हमारी ग्रोथ होती है, विटामिन कैप्सूल्स वगैरह। तो ये चीजें जो सी हैं ये ब्लड के थ्रू ही पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो जिस ग्रोथ का जो फ्लूइड है, नशोनुमा का जो
फ्लूइड है वो कौन है, ब्लड है। वो कैसे, ब्लड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक खाने के अमल के दौरान जितनी भी खुराक के अंदर से प्रोटीन वगैरह जितने भी फायदे वाले बायोमोलिक्यूल्स ऑब्जर्व होते हैं तो वो ब्लड के जरिए पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर नशोनुमा होती है। ठीक है, तो समझ आ गया ना कि कैसे फ्लूइड ऑफ लाइफ है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है, सेहत का फ्लूइड भी कहा जा सकता है। क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स and unwanted substances by transporting them to excretory organ like kidney। कि ये ब्लड जो है ना, ये तो पहली बात तो ये कि इसको हेल्थ का फ्लूइड क्यों कहा जाता है। हेल्थ का फ्लूइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डिजीजेस से बचाता है। वो कैसे, जब हमारे जिस्म के अंदर खून लगातार घूम रहा हो, सैर कर रहा हो, सर्कुलेट कर रहा हो, तो जितनी भी हमें बीमारियां लग रही होगी, कोई भी जरासीम हमारे खून के अंदर आएगा तो जब ये सर्कुलेट कर रहा होगा, ब्लड साफ सुथरा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होगा तो वो बीमारी हमें नहीं होने देगा। दूसरी बात ये कि जितना भी हमारे जिस्म के अंदर हम लोगों ने खुराक खाई है तो खुराक खाने के बाद उसमें से जितनी भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये चीजें ब्लड ने ऑब्जर्व कर ली हैं, लेकिन जो अनवांटेड रह गया, जो बकाया चीज रह गई जिससे हमें कोई भी फायदा हासिल नहीं हो सकता, जिसको हमने जिस्म से बाहर खारिज करना है, तो ये ब्लड ही वाहिद चीज है जो उसको अनवांटेड वेस्ट मटेरियल को किडनी तक लेके जाता है, फिर किडनी से आगे यूरेटर, यूरेनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर जिस्म से बाहर चला जाता है। तो ब्लड की समझ आ गई है ना कि इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। क्यों 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 कहा जाता है? ये तीनों की मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लूइड ऑफ लाइफ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स को और न्यूट्रिशन को पूरे जिस्म के अंदर फैलाता है। हेल्थ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी से प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा ये अनवांटेड सब्सटेंसेस को हमारे जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होने देता, उनको इकट्ठा नहीं करता, बल्कि फटाफट उनको जिस्म से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी ब्लड की। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं सेकेंड लेक्चर विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, के ब्लड की खसूसियात क्या है। थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ब्लड की खसूसियात क्या है, वो क्या क्या करती है, लेकिन एक बार हम लोग इधर भी पढ़ लेते हैं कि कलर की बात करें अगर हम ब्लड की, तो ब्लड इज रेड इन कलर। आप लोग जब आप लोगों को कोई चोट लग जाए तो आप लोग देखते हो जब आप लोगों का खून निकलता है वो रेड कलर का आता है, तो आप लोगों को पता है, ये कॉमन सी बात है कि ब्लड इज रेड इन कलर। ठीक है, ब्लड कंटेन ऑक्सीजन इन ब्राइट रेड इन कलर व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इज ऑफ पर्पल रेडिश कलर। अब ब्लड के अंदर दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब ब्लड जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी वो उसका कलर जो सा होगा उसका ब्राइट रेड कलर होगा, लेकिन ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज्यादा होगी, उसकी मिकदार ज्यादा होगी, तो वो रेडिश पर्पल कलर का होगा। ठीक है, वो वाला ब्लड जो है ना रेडिश पर्पल कलर का होगा। लेकिन मेन कलर कौन सा है ब्लड का? वो रेड ही है। वो बाद में डिपेंड करता है कि अगर उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो ब्राइट रेड कलर का होगा, और अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो उसमें रेडिश पर्पल कलर ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी वॉल्यूम की। The average volume of blood is approximately 5 लीटर। आमतौर पर जो इसकी वॉल्यूम है, ये जितनी इसकी मिकदार होती है ना वो 5 लीटर होती है। ज्यादातर ये आदमियों के अंदर कहा जा सकता है कि आदमियों के अंदर 5 लीटर होती है। In newborn baby the volume is approximately 450 milliliter. In females it is approximately 4.5 लीटर। जब एक नया बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंदर 450 मिलीलीटर होती है, 450 मिलीलीटर ब्लड होता है। जब एक औरत होती है ना तो उसके अंदर 4.5 मिलीलीटर होता है। ठीक है, लीटर्स होता है। तो ये आप लोगों को वॉल्यूम के हिसाब से आप लोगों का एमसीक्यू जरूर आएगा कि इंसान जो आदमी है उनके अंदर कितना लीटर ब्लड होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके अंदर कितने मिलीलीटर ब्लड होता है, जो फीमेल्स होती है उनके अंदर कितना लीटर ब्लड होता है। तो ये आप लोगों ने वॉल्यूम को भी एज इट इज याद करना है। पीएच की बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स पीएच इज नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। ठीक है, अब जो ब्लड होता है ना वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक होता है। ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है। आप लोगों को पता है 1 से लेके 7 तक काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 तक जितना भी होता है वो एसिडिक होता है। 7 से ऊपर जाए 7 से लेके 14 तक तो वो बेसिक होता है। तो नॉर्मल पीएच जो सी वो ब्लड की कितनी है? 7.4 है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड क्या है? ब्लड अल्कलाइन इन नेचर है, ब्लड बेसिक इन नेचर है। ठीक है, विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, उसके गाढ़ेपन की बात कर लेते हैं। ब्लड इज 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। जो ब्लड है वो 5
गुना पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब ब्लड निकलता है तो वो काफी गाढ़ा होता है, तो पानी से अगर उसका कंपैरिजन करें तो पानी से 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। इट इज ड्यू टू दी रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ऐसा क्यों होता है, ब्लड गाढ़ा क्यों होता है? पानी तो सिर्फ पानी का बना हुआ होता है, लेकिन ब्लड गाढ़ा इस वजह से होता है क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्रोटीन भी होती है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। इस वजह से आप लोगों का ब्लड गाढ़ा होता है पानी के मुकाबले, किसी और चीज के मुकाबले आप लोगों का ब्लड गाढ़ा होता है। इसी तरह शरबत वगैरह की बात कर रहे हैं, शरबत जो है पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। शरबत पानी से ज्यादा गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर चीनी डाली हुई होती है या कोई ऐसा टेस्ट डाला होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो फर्क समझ आ गया ना कि कोई भी चीज अगर गाढ़ी हो रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज डाली होती है जिसकी वजह से वो गाढ़ापन अख्तियार कर लेती है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आगे हम पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के, ब्लड की कंपोजिशन क्या, ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज है। तो ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, इसके अंदर 2 मेजर पार्ट्स हैं, 2 खास चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सी? सेलुलर पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स होंगे, 45% ब्लड के अंदर सेलुलर पार्ट है, 45% ब्लड का जो हिस्सा है वो सारा का सारा सेल्स पर मुश्तमिल है। एंड नॉन सेलुलर पार्ट 55%, 55% जो ब्लड है आप लोगों का उसके अंदर प्लाज्मा है, ठीक है। नॉन सेलुलर पार्ट है, उसके अंदर कोई सेल मौजूद नहीं है बल्कि वो प्लाज्मा का बना हुआ है, ठीक है। 2 चीजें होती हैं ब्लड के अंदर, सेलुलर पार्ट, नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट इसमें सेल्स हो, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और नॉन सेलुलर पार्ट इसमें एक भी सेल ना मौजूद हो, प्लाज्मा वगैरह, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह, इनको भी हम सेलुलर पार्ट को भी डिटेल में पढ़ेंगे और नॉन सेलुलर पार्ट को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का सेलुलर हिस्सा कौन सा है, कितना फीसद था? 45% था सेलुलर पार्ट। वो सेलुलर पार्ट में क्या क्या होता है? 45% ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है उसके अंदर क्या क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। जो सेलुलर पार्ट है उसमें 3 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से? एरिथ्रोसाइट्स जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। वैसे तो ये तीनों ब्लड सेल्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनका काम में फर्क होगा, इनकी कंपोजिशन में फर्क होगा, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लेकिन ये तीनों ब्लड सेल्स हैं, इनका काम जो है थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लेकिन मेन काम एज अ ब्लड होने की वजह से इनका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मेन काम है, एसिमिलेशन मेन काम है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जो काम ब्लड का है वही काम इनका है, बस थोड़ा सा माइनर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, अलग अलग काम थोड़ा सा, ठीक है। All blood cells originate from stem cells and go through several development stages before entering the blood. तो जितने भी हमारे जिस्म के अंदर सेल्स बन रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सारे के सारे अपने पेरेंट सेल से बनते हैं, ठीक है। जब ये सेल्स जब मेच्योर होते हैं तो ये मर जाते हैं, ठीक है। ज्यादा ये बूढ़े वगैरह नहीं होते, जब जैसे जवान होते हैं, मेच्योर होते हैं, टूटना शुरू होते हैं, मरना शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रेड ब्लड सेल है वो 120 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। हमारे जिस्म के अंदर अगर हम अपने खून के अंदर के रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वो रेड ब्लड सेल्स जितने भी हैं हमारे जिस्म के अंदर वो 120 दिन के बाद वेस्ट हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं, वो फिर किडनी के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और इसकी जगह नए बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेम सेल से नए बनते हैं और डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, फिर जाके ब्लड के अंदर शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ अगर प्रेगनेंसी स्टेजेस की, तो जब बच्चा नया ना बनना शुरू होता है पहले 3 मंथ्स में, तो ये जब पहले 3 मंथ में बनता है तो फिर ये लोग किसी और चीज से बनते हैं, फिर अगले 3 से 6 मंथ जाए तो ये लिम्फ नोड में रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, लीवर के अंदर फिर स्प्लीन के अंदर बनना शुरू होते हैं, फिर अगले 3 मंथ्स में जाए तो फिर पूरी बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस से बन के फिर जाके हमारे पूरे जिस्म के अंदर ब्लड होता है, ठीक है। पहले छोटे पार्ट से बनना स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरे जिस्म के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, हम पहली टाइप ब्लड सेल्स की पहली टाइप को हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। अगर हम लोग ब्लड सेल्स के तीनों सेल्स की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तो उनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ऑक्सीजन कैरिंग ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। रेड ब्लड सेल की पहचान आप लोगों ने याद रखनी है, हीमोग्लोबिन इसमें ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन क्या है? रेड ब्लड सेल किन किन चीजों से बना हुआ है? रेड ब्लड सेल किन किन चीजों से बना हुआ है? वाटर से और सॉलिड और सेमी सॉलिड से। वाटर कितना रेड ब्लड सेल्स के अंदर?
रेड ब्लड सेल्स के अंदर वाटर 65% है, उसी वाटर के अंदर 35% सेमी सॉलिड या सॉलिड है। सेमी सॉलिड और सॉलिड क्या है? हीमोग्लोबिन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हीमोग्लोबिन कितना? 33%, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिर्फ और सिर्फ 2%। क्या क्या? प्रोटीन, अमीनो एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया ना कंपोजिशन की रेड ब्लड सेल्स की, कि वाटर होता है या फिर यूं समझ लो कि आधी साइड पे वाटर है, दूसरी साइड पे हीमोग्लोबिन है। 65% वाटर है, 33% हीमोग्लोबिन है और 2% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। लेकिन मैं यूं कहूंगी कि जो मेजर कंपोजिशन है रेड ब्लड सेल की वो दो चीजें हैं, वाटर और हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये दो चीजें ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स बना रही है। बाकी जो 2% है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, व्हिच इज प्रोटीन, अमीनो एसिड, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह। ठीक है, तो कंपोजिशन में आप लोगों ने याद रखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स की कंपोजिशन है वो 65% वाटर पे है, 33% हीमोग्लोबिन पे, 2% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये तीन बातें आप लोगों ने बस याद रखनी है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की खसूसियात, कि रेड ब्लड सेल में कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं, वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ये फर्स्ट लाइन में आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड फॉर्म में, कि कनेक्टिव टिश्यू की जो फ्लूइड फॉर्म होगी वो ब्लड होगी। कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था कि सबसे अबंडेंट होता है हमारे टिश्यू, जितने भी हमारे जिस्म के अंदर लोगों ने पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है हमारे जिस्म के अंदर टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो मतलब ब्लड हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू ही अबंडेंट है। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट 120 डेज। ये भी मैं अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि रेड ब्लड सेल्स की जो जिंदगी का दौरानिया है वो सिर्फ और सिर्फ 120 दिन है। 120 दिन के बाद वो मर जाते हैं, ये जाया हो जाते हैं, वो फिर जिस्म से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि 120 दिन तक ये रेड ब्लड सेल जिंदा रह सकता है, उसके बाद ये वेस्ट रहते हैं और उसकी जगह फिर नए रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट द रिस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर 65% वाटर होता है और 33% हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर क्यों और क्या करता है? जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है रिस्पिरेटरी गैसेस की। कौन सी रिस्पिरेटरी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 49 पे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल दी टिश्यूज। जो ब्लड है, जो रेड ब्लड सेल्स है खास तौर पे, वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी फूड्स के जितने भी प्रोटीन्स वगैरह ना, उनको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। और हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनको टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लड का मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबसे मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। वो हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, हर चीज को पूरे जिस्म के अंदर फैलाता है। ठीक है, उसमें चाहे हार्मोन्स हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो, उन सब की ये ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस टू दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी। और क्या करता है? और ब्लड जितना भी अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल है उनको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको किडनी की तरफ ले जाता है। किडनी की जब किडनी उसको स्टोर करती है 5 घंटे तक, तो उसके बाद वो फिर वो जो वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट सब्सटेंसेस है जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, तो वो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा की मदद से हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जितना भी ऊपर से जब खुराक खाई है उसमें से जितना भी वेस्ट है, ऐसी सब्सटेंसेस जिनकी हमें जरूरत नहीं है, अनवांटेड सब्सटेंसेस, उनको वो ऑब्जर्व करके किडनी तक ले जाता है, किडनी से जिस्म से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन ब्लड। कौन सा सेल? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए, तो इसके अंदर डीएनए आरएनए वगैरह भी नहीं होगा। 7th प्रॉपर्टी ये है कि कैमल इज द ओनली मैमल व्हिच हैज न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। तो एक ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है कि जो कैमल है वो वाहिद एक ऐसा एनिमल है, वाहिद एक ऐसा ऊंट है जो जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है वो न्यूक्लिएटेड है। उनके जो रेड ब्लड सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके डीएनए आरएनए होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने एमसीक्यू जरूर याद रखना है, एक इंफॉर्मेशन है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल, द डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि चूंकि जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी वजह से उनके अंदर डीएनए वगैरह नहीं होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स वगैरह।
Other organelles such as mitochondria and Golgi apparatus are also absent in the red blood cells. तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो गोल्गी apparatus है ये चीजें नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? मैंने बताया था ब्लड का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करवाना है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका काम है पावर हाउस है, एनर्जी प्रोवाइड करना। गोल्गी apparatus है उसका काम वेसिकल वगैरह बनाना, खुराक को करना। तो ये चीजें जब है ही नहीं है तो इस वजह से इनकी जरूरत भी नहीं है। खुराक ब्लड का सिर्फ काम ट्रांसपोर्टेशन के, तो उसके अंदर वही चीजें जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना कि ऐसी ऑर्गेनेल्स भी ब्लड के अंदर नहीं पाई जाती है, ऐसी ऑर्गेनेल्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं मौजूद है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव इंसुलिन रिसेप्टर एंड सो द ग्लूकोज अपटेक बाय दिस सेल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन। तो 10th पॉइंट ये है कि जो रेड ब्लड सेल है उसका इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होता है और जो ग्लूकोज अपटेक है उसकी वो इंसुलिन से कैरी नहीं की जाती है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होता, तो ग्लूकोज वगैरह वाला इसके अंदर कोई कंट्रोलेशन वगैरह नहीं होती है। तो 11th प्रॉपर्टी है कि ड्यूरिंग सर्कुलेशन खून जब पूरे जिस्म के अंदर घूम रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, दी रेड ब्लड सेल्स रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली दी ब्लड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो खून के अंदर सस्पेंड रहते हैं, लटके रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है ब्लड की, क्या कहलाती है? सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो आज की प्रॉपर्टीज इधर तक ही है। कल से हम लोग आगे डिटेल में फंक्शन और फिर नेक्स्ट ब्लड की टाइप, सेल की टाइप पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो जरूर सवाल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।